Good morning, student. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So let us start. Now let us start. In last class we have started 3-dimensional lattices. अभी हम लोग 3-dimensional lattice में से एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक को, ठीक है। तो 3-dimensional में टोटल 7 crystal systems and 14 Bravais lattices. 7 crystal system और टोटल 14 Bravais lattices हमारे पास अवेलेबल है। तो उनमें से 1 बाय 1 हम लोग पहले क्यूबिक और हेक्सागनल ओनली 4 लैटिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लैटिस में हेक्सागनल और क्यूबिक ओनली 2 कैटेगरीज में हम लोग डिस्कशन अपना करेंगे। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, ये सब उसी के अकॉर्डिंग जैसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। क्यूबिक को 6 से कहीं पर ABC चेंज होगा, कहीं पर अल्फा बीटा गामा चेंज होगा, लेकिन सिमिलर रिलेशनशिप ऐसे ही हमें ट्राई करना होगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितनी लैटिसेस हैं? टोटल 3। देयर आर टोटल 3 लैटिसेस। तो सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और इसमें सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लैटिस। फर्स्ट लैटिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस। ओके, सो लैटिस में डिफिनीशन क्या होगी? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है डिफिनीशन। वेयर आर द लैटिस पॉइंट्स अवेलेबल इन द यूनिट सेल? यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? जैसा एक इमेज देख रहे हो आप, इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो और करके, कि अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो ठीक है, लेकिन अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है
और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसी में हेडिंग में ही चेंज करता हूँ नेम थोड़ा, और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो लैटिस और स्ट्रक्चर तभी सेम होंगे जब मोनो एटॉमिक होगा, तो विथ मोनो एटॉमिक बेसिस, सिंगल एटम का बेसिस होगा तो एटम और लैटिस पॉइंट की पोजीशन एक होती है, एक ही जैसी होती है। देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम एंड लैटिस पॉइंट। सो विथ मोनो एटॉमिक बेसिस, स्ट्रक्चर जब हम लोग ले रहे हैं तो मोनो एटॉमिक बेसिस मतलब जो लैटिस पॉइंट है उसी पर एटम रखा जाएगा, लैटिस पॉइंट है एटम रखा जाएगा, लैटिस पॉइंट एटम। So each lattice point has one atom and that atom is lying on the lattice point. तो इसलिए हम लोग इस हेडिंग को दो तरह से लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड दूसरा लिख रहे हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ मोनोएटॉमिक बेसिस। डायटॉमिक ट्राइटॉमिक यहाँ नहीं ले रहा हूँ मैं, वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है। तो पहले हम लोग बेसिक में ये ट्राई करेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस, लैटिस में लैटिस पॉइंट्स होंगे, और फिर क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स लाई करेंगे। देयर विल बी एटम्स ऑन द लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट पर एटम होगा तो उसका डिस्कशन सिमिलर होगा जैसा लैटिस पॉइंट का होगा। यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, जैसा इमेज आप देख रहे हो, दो इमेज यहाँ पर शो किया गया है। एक इमेज ये जिसमें एक्चुअली आप एटम्स देख रहे हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एंड लैटिस पॉइंट अगर इस कॉर्नर पर है तो उस पर एक एटम है जिसका 1/8 पार्ट कॉर्नर पर लाई कर रहा है। यहाँ भी कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट होगा जिसका 1/8 पार्ट एटम का पार्ट भी और लैटिस पॉइंट का भी पार्ट 1/8 ही होगा यूनिट सेल के लिए। अगर यहाँ कॉर्नर पर पॉइंट ले तो वो भी 1/8, जैसे यहाँ ये कॉर्नर लिया गया है 1/8, दिस कॉर्नर 1/8, यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट लाई कर रहा है और उसके बाहर 7/8। ठीक है, ये भी 1/8 हो गया, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, जितने कॉर्नर्स होंगे सबका 1/8 कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर है और बाहर है, और पोर्शन बाहर है इसका। तो आप कह सकते हैं कि जो पहला इमेज है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है, बट बेसिस कितना है, सिंगल एटम का, वन एटम बेसिस। एंड जो दूसरा वाला इमेज है, जो राइट साइड में इमेज है, दैट इज फॉर लैटिस, ओनली लैटिस। लैटिस में पॉइंट्स दिखाते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल में एटम्स होते हैं। सो दिस इज वन एटम which has contribution 1/8, 1/8, and these are the atoms available at corners. Contribution is 1/8 per unit cell, 1/8। इसी तरह से इसी सेंस में हम लोग लैटिस पॉइंट्स के लिए भी अगर ट्राई करेंगे तो लैटिस पॉइंट्स का भी कंट्रीब्यूशन 1/8 पर यूनिट सेल, 1/8 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स को भी हम लोग डिवाइडेड कंसीडर करेंगे, शेयर्ड कंसीडर करेंगे, 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा कॉर्नर। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं या कॉर्नर एटम्स हैं, दे आर शेयर्ड इन 8 यूनिट सेल एंड 8 यूनिट सेल में उसका 1/8, 1/8, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूशन में जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोग डेफिनेशन जो लिखेंगे वो डेफिनेशन होगी इन दिस लैटिस। अब देखिए मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम लूंगा, बट ये आप ध्यान रखेंगे कि ओनली मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक ट्राइटॉमिक नहीं है ये। तो इसी बेसिस पर लैटिस पॉइंट पर एग्जैक्टली उस एटम को रख दूंगा जो मोनो एटॉमिक बेसिस का एटम है। ठीक है, सो इन दिस लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन दिस लैटिस में और स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, in this lattice or crystal structure, lattice points और एटम्स। अब देखिए लैटिस पॉइंट्स होगा किसमें, लैटिस में, और एटम्स कहाँ होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो दोनों का एक साथ में डिस्कशन कर दे रहा हूँ। लैटिस पॉइंट्स और एटम्स कहाँ पर अवेलेबल है, दे आर अवेलेबल एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल्स के कॉर्नर्स पर ये लैटिस पॉइंट भी अवेलेबल है और इस एटम की भी पोजीशन हम लोग देख रहे हैं। और एटम्स आर lying at corners
एट कॉर्नर्स में टोटल 8 कॉर्नर हैं, एट 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स लाई कर रहा है एंड एटम्स भी लाई कर रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर एटम्स अवेलेबल हैं। तो ये तो डिफिनेशन हुआ कि कैसे हम लोग यूनिट सेल बनाएंगे, कैसे लैटिस होगा। तो जितने भी लैटिस में यूनिट सेल्स बनेंगे सभी के कॉर्नर पर एक एक एटम लाई करेगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा मोनोटॉमिक बेसिस के साथ, एंड एक एक लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। तो लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे आर सिमिलर, दे हैव सिमिलर कंट्रीब्यूशन इन ऑफ एटम्स, दे हैव सिमिलर बिहेवियर, दे आर आइडेंटिकल। लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब हम लोग सिंगल एटम बेसिस लेते हैं, मोनो एटॉमिक बेसिस के केस में ये एक जैसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेके ट्राई करें या आप यूनिट सेल लैटिस का लेके ट्राई करें। The lattice or crystal structure both give you same result, same values, same contributions जब आप मोनोएटॉमिक बेसिस लेके ट्राई करते हो। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने भी डिफाइन किया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड आर। नेक्स्ट पॉइंट इन साइड में लिखता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन, दैट इज पैरामीटर है ए, बी है, सी है। क्यूबिक यूनिट सेल का ए बी सी हाइट विड्थ लेंथ तीनों हो जाएगा, तीनों इक्वल, एंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। अब यहाँ क्योंकि हमें रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा इसीलिए मैंने मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेके पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि लैटिस पॉइंट का तो कुछ रेडियस होगा नहीं, लैटिस पॉइंट्स रेडियसलेस है, लेकिन उस लैटिस पॉइंट पर जब एटम लाई करेगा एटम का तो रेडियस होगा, एटम्स आर हैविंग रेडियस आर, रेडियस ऑफ एटम आर यहाँ पर रखेंगे। ओके, आर, तो इसका रिलेशनशिप देखना है। आप देखिए पहला इमेज जिसमें हार्ड स्फीयर्स रखे हुए हैं एटम्स के, एटम्स को एज ए हार्ड स्फीयर ट्रीट किया गया है। ए और आर का रिलेशन क्या होगा आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज ए, दिस इज लैटिस पैरामीटर ए एंड साइड ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर अगर एटम्स की रेडियस की बात करूं तो एटॉमिक रेडियस इज आर, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, दिस इज आर, एंड ये वैल्यू भी आर ही है। ठीक है, ये भी आर है। ए इज इक्वल टू 2r, ए की वैल्यू 2r के बराबर है। इसी तरह से कोई भी साइड अगर ले लूं मैं तो सबकी तो वैल्यू ए ए ए इक्वल है, तो ए बी सी सबकी वैल्यूज ए है, ए के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। ओके, 2 टाइम्स आर। ये रेडियस हार्ड स्फीयर, एटम्स को हार्ड स्फीयर जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। हार्ड स्फीयर का मतलब है कि अंदर न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, सबको आप एक जैसा सर्कुलर रेडियस में मान लेंगे, स्फेरिकल रेडियस में, और वो मान लेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो बाहर आउटर मोस्ट सबसेल में होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बराबर का रेडियस रख रहा है। आउटर मोस्ट सबसेल का जो सेल या सबसेल जो भी होगा उसका रेडियस ही उस एटॉमिक रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो एटम्स को एज ए हार्ड स्फीयर ट्रीट करोगे, हार्ड स्फीयर की तरह, और उसमें जो एबीसी वैल्यूज होंगी दे आर इक्वल टू 2r। ओके, सो लैटिस या इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स की पोजीशन है वो एटम्स की पोजीशन है कॉर्नर्स, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब यूनिट सेल आपके पास क्यूबिक है, ये भी आप देख रहे हैं, और कॉर्नर पर जो एटम्स हैं
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हो या लैटिस पॉइंट्स। मैं इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट में लैटिस पॉइंट्स को भी कंट्रीब्यूशन देता हूँ, क्योंकि कई बार आपको एटम्स की तो बताना ही पड़ेगा, लैटिस पॉइंट्स भी बताना पड़ता है कि कितने लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल में। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स कब, जब मोनोएटॉमिक बेसिस हो, और लैटिस पॉइंट, इसीलिए हेडिंग में ही मोनोएटॉमिक बेसिस मैंने मेंशन कर दिया, और लैटिस पॉइंट्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं या कितने लैटिस पॉइंट्स हैं। तो देख रहे हैं आप, सारे कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स हैं, या कह सकते हो सारे पॉइंट कॉर्नर पर एटम्स भी हैं। सो दिस विल गिव यू एन इफेक्टिव। एन इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो मैंने दोनों इमेजेस में कॉर्नर्स पर 1/8 कंट्रीब्यूशन रखने वाले 8 कॉर्नर एटम्स दिखा रखे हैं। 8 into 1/8, that means 1. So there will be one lattice point, or you can say there will be one atom per unit cell. पूरे यूनिट सेल में 1 एटम है, या कह सकते हो पूरे यूनिट सेल में 1 लैटिस पॉइंट है। ओके, कोई किसी को डाउट है इसमें, इस पेज पर? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 प्रॉपर्टीज। पहला कि कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स एग्जिस्ट करेगा, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर मोनोएटॉमिक बेसिस है तो उसी कॉर्नर पर, उसी लैटिस पॉइंट पर एटम्स भी लाई कर सकते हैं। ओके, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या लैटिस पॉइंट्स का स्ट्रक्चर हो, लैटिस हो, दोनों केस में कॉर्नर पर एक एक एटम तो जरूर आएगा, बट उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए 1/8 होगा, क्योंकि जो भी कॉर्नर एटम होगा वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, 8 यूनिट सेल में। अब 1/8 आप देख ही रहे हैं पोजीशन इसकी, 1/8 कैसे हुआ। 1/8 अगर मान लीजिए इन केस किसी को डाउट होता है कि 1/8 कैसे हुआ, तो सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल एटम ऐसा है, एटम्स तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल एटम को अगर मैं यहाँ बीच से 2 पार्ट्स में कट कर दूं तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, 2 हेमिस्फीयर्स। अब इन दोनों हेमिस्फीयर्स में मैं इस तरह से एक कट कर दूं तो कितना पार्ट हो जाएगा? मेरे पास पूरे हेमिस्फीयर में 1/8 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले मैंने कट किया तो 1/2 हुआ। अब 1/2 का 1/4, 1/2 के साथ 1/4 कंट्रीब्यूशन रखने वाले इस तरह से मैं 4 पीसेज और कर दूं, तो हेमिस्फीयर का 1/4 मतलब पूरे स्फीयर का 1/8। हेमिस्फीयर का 1/4 का मतलब हो जाएगा पूरे स्फीयर का 1/8। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पूरे स्फीयर में 90 डिग्री रखने वाले, जैसे मतलब पूरे स्फीयर में 1/8 बोल रहा हूं तो हेमिस्फीयर में 1, तो हेमिस्फीयर वाला अलग से मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। हेमिस्फीयर वाले में ऐसे, मान लो ये हेमिस्फीयर है, ये इस तरह से, तो देयर विल बी टोटल 4 पार्ट्स इन हेमिस्फीयर। जैसे ये ऊपर का सरफेस है, सर्कुलर सरफेस हेमिस्फीयर का, उसको 1/4 कर दिया, तो 1/4 1/4 1/4, तो 4 पार्ट तो इसमें आ गए, तो इसका मतलब 8 पार्ट इसमें आएगा, 8 यूनिट सेल में ये शेयर हो जाएगा। कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। ये बात हम लोग यहाँ पर शेयर डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्लियर है। 1/8 1/8 1/8 सभी कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गया, रिलेशन बिटवीन ABC एंड R, रेडियस ऑफ एटम इज ABC इक्वल एंड 2R के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। अगर 2 एटम्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो कितना होगा डिस्टेंस? नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, 4th पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। कितना? 2R या फिर A। यस, 2R और A। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स
दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें तो दो एटम्स कांटेक्ट में होते हैं। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करेंगे मैक्सिमम टाइम पर यही आपको मिलेगा कि दो एटम्स कांटेक्ट में हैं, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस कहा जाता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए मोस्ट ऑफ द केसेज में 2r रेडियस लिया जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी इस केस में, सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में a। तो एटम्स के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग बता रहे हैं, और एटम्स शॉर्टेस्ट कब डिस्टेंस रखेगा, नियरेस्ट, जब वो कांटेक्ट में होगा एक दूसरे के साथ। तो दो एटम्स अगर कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा उनके रेडियस का सम ऑफ रेडियस का सम कर दोगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसा आप इमेज में भी देख रहे थे कि लैटिस पैरामीटर के अलोंग, साइड के अलोंग एटम्स एक दूसरे को कांटेक्ट में है, साइड के अलोंग एटम्स का कांटेक्ट बना हुआ है, और आप देख रहे हैं तो दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब हुआ कि उनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अगर एक एटम इस तरह से कॉर्नर पर है और दूसरा एटम इस तरह से नियरेस्ट कॉर्नर पर है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, r एंड r, और वैसे साइड हो जाएगा ये साइड लेंथ, तो 2r इज इक्वल टू a इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 2r की वैल्यू a के बराबर है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कांटेक्ट में ही एटम्स मिलेंगे और शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के रेडियस का सम। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, सबसे नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं। एटम्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसमें हमें हर डिस्कशन में, हर बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब भी डिस्कस करेंगे, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स एटम्स विच आर नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। सो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, कितने नेबर्स हैं उसी बात को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 5 नहीं 6 कितने हो, 6, यस 6, ओनली 6 नेबर्स। तो अगर आप यूनिट सेल्स देख रहे हैं तो यहाँ मैं इस पेज पे, पीछे वाले यूनिट सेल वाले पेज पे देखता हूँ, इस वाले एटम को अगर ले लोगे एज ए रेफरेंस, इसके लिए नेबर्स की बात करोगे तो नेबर्स में एक एटम ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, है ना। और इस तरह से अपोजिट में भी एक एटम रहेगा, इस तरह से एक अपोजिट में इधर एटम रहेगा। देख लीजिए, रेफरेंस वाला एटम अगर आपने यहाँ पर ले लिया, इस वाले को रेफरेंस, इस कॉर्नर एटम को रेफरेंस मान लिया, तो एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने एटम्स हुए, 6। ठीक है, तो ये जो नियरेस्ट नेबर्स हम लोग दिखा रहे हैं, ये नियरेस्ट नेबर फिक्स डिस्टेंस a पर एग्जिस्ट करेगा, फिक्स डिस्टेंस a पर एग्जिस्ट करेगा। एक आगे की तरफ एटम होगा, एक पीछे की तरफ एटम होगा, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, सो ये 6 एटम्स नियरेस्ट है। नियरेस्ट फर्स्ट नेबर बोल सकते हो इसको, फर्स्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर ये फर्स्ट स्लाइड है क्या? फर्स्ट स्लाइड, यस, दिस वाज फर्स्ट स्लाइड, ये इसके बाद सेकंड स्लाइड ये है। सर 1 मिनट का ब्रीफ एक्सप्रेशन दे देंगे इसमें, बस यही है ना सर कि हम नेबरहुड डिस्टेंस निकाल रहे कितना है सिंपल क्यूबिक में। क्या बोल रहे हैं फिर, सिंपल क्यूबिक में क्या बोल रहे हो। मतलब सर नेबरहुड डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि कितने पे वो अरेंज्ड है। हाँ,
और ये 2R, बस आपने सर इतना ही बताया ना सर। एक्चुअली मेरे को लगा था 7:30 बजे सर, इसलिए लेट हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये एटम्स का जो पोजीशन है कॉर्नर्स पर है एटम्स, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2R इज इक्वल टू ए। 2R इज इक्वल टू ए हो जाएगा सभी के लिए। और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स। देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स। देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स। सर बाकी के जो 3 है वो दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है ना? हाँ, दूसरे यूनिट सेल का पार्ट होगा। ओके, थैंक यू। यस, देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स। 6 नियरेस्ट नेबर्स और 6 नियरेस्ट, हाँ जी, six nearest neighbors available at distance A from the reference atom। जिस रेफरेंस एटम के लिए आप नेबर्स कैलकुलेट कर रहे हो उससे A डिस्टेंस पर ये 6 नियरेस्ट नेबर्स लाई करेंगे। देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स अवेलेबल एट डिस्टेंस A फ्रॉम द रेफरेंस एटम। सर ये आर नहीं होगा? आर क्यों होगा? ये डिस्टेंस पर ही तो एटम्स अरेंज है। आर क्यों होगा? आर तो एक एटम का रेडियस है। 2R बोल सकते हो ये आप। सर 2R, सॉरी सर 2R। हाँ, 2R की वैल्यू तो ए के बराबर, ऊपर जस्ट इसके फोर्थ पॉइंट में देखो 2R इक्वल टू ए लिखा हुआ है। यस सर। तो एटम्स नियरेस्ट नेबर्स अपने लिए ए डिस्टेंस पर देखेगा और टोटल 6 एटम्स होंगे। इसके लिए एक इमेज मैंने नेक्स्ट पेज पर ऑलरेडी बनाया लिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें 8 यूनिट सेल मैंने कंसीडर कर रखा है, शो करूंगा मैं अभी जस्ट इसके बाद। सो दिस मीन्स दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर CN लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इसको एक बार पूरा लिख देता हूं, उसके बाद फिर अगले बार से CN लिखूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट जिसे कर सकता है एटम, वो है टोटल 6 एटम्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर CN, this is 6। there are total 6 nearest neighbors, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। सिक्स नियरेस्ट नेबर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नोट कर लीजिए। इस स्ट्रक्चर में हमें नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर कुछ भी कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। कोई भी कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, नंबर्स पूछा जा सकता है। तो नियरेस्ट नेबर हमने देखा 6 है। सेकेंड नेबर कितना होगा ये भी कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसकी बात करेंगे, सेकेंड नेबर्स की, थर्ड नेबर्स की भी बात करेंगे। सो ये इमेज है आपके पास, देखिए। इसमें अगर मैं रेफरेंस एटम, देखिए ये स्ट्रक्चर कितने यूनिट सेल रख रहा है पहले चेक कर लीजिए। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर? 8। यस, देयर आर टोटल 8 यूनिट सेल्स। 8 यूनिट सेल में थोड़ा ग्रे कलर में दिखाया है, बहुत लाइट करके इमेज, जैसे कि मैं कुछ अगर लिखूं तो वो भी विजिबल हो सके। और इसके साइड वाले इमेज में नियरेस्ट नेबर्स 1 2 3 4 5 6 दिखाया है। तो अगर इस सेंटर वाले एटम की बात करूं, ठीक है, इस सेंटर वाला एटम कितने में शेयर्ड है? ये रेफरेंस एटम, अगर मैं यहाँ रेफरेंस एटम दिखा रहा हूँ सेंटर पे, ये कितने यूनिट सेल में शेयर्ड है? जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ रेफरेंस करके,
सर 8 8। यूनिट सेल में शेयर्ड है, 8 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन जाएगा। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था कि बार बार की कॉर्नर एटम इज शेयर्ड इनटू 8 यूनिट सेल्स, तो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है, इसीलिए 1 यूनिट सेल में इसका 1/8 पार्ट जाएगा। 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट सेल में 1/8, दूसरे में 1/8, तीसरे में 1/8, चौथे में, इस तरह से आठों यूनिट सेल में 1/8 1/8 1/8 पार्ट जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट नेबर्स देखिए सबको ए डिस्टेंस पर दिखाया गया है। यहाँ ये जो इमेज बना हुआ है इसमें ए डिस्टेंस पर 6 एटम्स दिखा रखे हैं। तो 6 एटम्स 1 2 3 4 5 6 करके दिखाया है। आप एक बार चेक कर लीजिए, जो हम लोगों ने लास्ट पेज पर लिखा था 6 नियरेस्ट नेबर्स, वो यहाँ वेरीफाई कर सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, एक एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, एक वाई के पॉजिटिव में, एक वाई के नेगेटिव में, एक जेड के पॉजिटिव में, एक जेड के नेगेटिव में, है ना। तो टोटल 6 एटम्स हो जाता है। 6 एटम्स इसी बेसिस पर हो जाता है। कोई डाउट है तो इस इमेज को आप पूछ सकते हो। मैं इस इमेज में फिर से उसी बात को वेरीफाई करके दिखा देता हूं। रेफरेंस एटम, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज सपोज वाई एक्सिस। अक्सर हम लोगों को एक्सिस बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नीड। हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना लेंगे। दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। तो जो रेफरेंस एटम है वो ओरिजिन पर सपोज अवेलेबल है, ओरिजिन पर, और उसके लिए नियरेस्ट नेबर हमें कैलकुलेट करना है। सपोज रेफरेंस एटम इज अवेलेबल एट सेंटर और ओरिजिन, और वो 8 यूनिट सेल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, 8 यूनिट सेल का जो मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी पर एटम को ट्रीट करेंगे। जो रेफरेंस एटम होगा उसको वहीं पर कंसीडर कर लेते हैं, XYZ। ओके, सो रेफरेंस एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। अब मैं ब्लैक कलर से नियरेस्ट नेबर्स दिखा रहा हूं। 1 1 1 1 लिख रहा हूं, मतलब फर्स्ट नेबर या नियरेस्ट नेबर। 1 1 1 1, टोटल 6 नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, डिस्टेंस सबकी क्या है? डिस्टेंस है a। देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर्स, a डिस्टेंस, एट a डिस्टेंस। तो मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सेकेंड नेबर में 2 लिखना है, थर्ड नेबर में 3 लिखना है, फोर्थ नेबर में 4 लिखना होगा। तो आप बता सकते हैं कितने सेकंड नेबर्स हैं? इमेज आपने जो पहला इमेज ले रखा है मैंने, ए डिस्टेंस पर तो मैंने 6 एटम्स दिखा दिए। आप डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाओ और नंबर ऑफ एटम्स चेक करो। हाउ मेनी एटम्स आर अवेलेबल एट नेक्स्ट डिस्टेंस, जो कि ए वैल्यू से ग्रेटर होगा, ए से ग्रेटर हो। 8। नो, सर 8 डायगोनल नहीं वाला है। काउंट कर सकते हैं, डायगोनल। हाँ, डायगोनल वाला काउंट करो, या फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, कोई भी डायगोनल लीजिए। हाउ मेनी एटम्स आर अवेलेबल एट नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट हायर डिस्टेंस। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाओ और उस पर नंबर ऑफ तो मैं नियरेस्ट रेड डायगोनल कलर से से दिखा रहा हूं। देखो, एक एटम यहां सर पर है, 18। 2 हो गया। ये एटम्स कितनी दूर पर है? रेफरेंस एटम से कितनी दूरी है? रेड कलर का जो एटम्स दिखा रहा 2 हूं है मैं, सर। √2a। यस, तो ये 4 एटम्स हो गए, पांचवा यहां हुआ। जो रेफरेंस एटम लिया है उससे टोटल 3 प्लेन पास कर रहे हैं। 3 प्लेन परपेंडिकुलर है, एक एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई के पैरेलल प्लेन, एक वाई जेड के पैरेलल, और एक जेड एक्स के पैरेलल। तो 3 पैरेलल प्लेन्स जो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स पास कर रहे हैं, हर एक पर 4 एटम्स एग्जिस्ट करेगा √2a डिस्टेंस पर। दिख रहा है ना? √2a डिस्टेंस पर टोटल 12 एटम्स हो जाएंगे, एक्स वाई पर 4, वाई जेड पर 4, जेड एक्स पर 4। तो सभी एटम्स को मैंने रेड कलर से दिखा दिया। दीज आर सेकेंड नेबर। तो सेकेंड नेबर में 2 2 लिखता जाता हूं मैं। 2 लिखने से ये क्लियर हो जाएगा कि ये सेकेंड नेबर है। सेकेंड नेबर्स, डिस्टेंस √2a। ठीक है, सर समझ नहीं सेकेंड आया। नेबर्स, आप ही लोगों ने तो बोला कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है √2a।
फेस का डायगोनल है, सरफेस का डायगोनल है, जो भी सरफेसेस यहाँ अवेलेबल हैं, ये सरफेस सरफेसेस के डायगोनल्स पर टोटल जो एटम्स हैं वही सेकंड नेबर हो जाएंगे। ये √2a डिस्टेंस पर टोटल जो एटम्स का नंबर है, एक यहाँ देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ये एक प्लेन है, मान लो ये रेफरेंस एटम है, तो 1 2 3 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। पहले जो आपने लिया था, पहले आपने इस तरह से एक्स एक्सिस ले रखा था, वाई ले रखा था। अब एक्स वाई प्लेन हुआ ये, अगर एक्स वाई प्लेन में देखूं तो एक एटम यहां आ गया, अब 2 3 4। ऐसे ही वाई जेड प्लेन में भी 4 एटम्स मिलेंगे √2a डिस्टेंस पर, जेड एक्स प्लेन पर भी 4 एटम्स मिलेंगे √2a डिस्टेंस पर। तो √2a डिस्टेंस लेते हुए आप नंबर ऑफ एटम्स, आप 8 यूनिट सेल में इस तरह से कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। वो प्लेन की बात भले ही आपको न ध्यान करिए आप, लेकिन कम से कम इतना समझ लीजिए कि जो एटम्स हैं वो √2a डिस्टेंस पर हैं और टोटल 12 हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना इमेज से? यस सर। किसी भी रेड कलर एटम की दूरी रेफरेंस, क्या बोल रहे हो? सॉरी सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्लैक वाला वो 6 है ना? 6 है, यस। ब्लैक वाला इसीलिए 6 दिखाया, और इसीलिए रेड कलर मैंने इसलिए बहुत अच्छा इमेज नहीं लिया था कि बहुत कलर करने में प्रॉब्लम हो। रेड कलर से अभी मैंने दिखाया, टोटल 12 है ना, तो 6 नियरेस्ट नेबर्स, 12 सेकंड नेबर। थर्ड नेबर की बात करूंगा तो कितने थर्ड नेबर होंगे, डिस्टेंस क्या होगी? 8 होंगे और √3a डिस्टेंस पे होंगे। कितने डिस्टेंस पे? √3a पे बॉडी डायगोनल्स पे √3a। होंगे। हाँ तो वो बॉडी डायगोनल्स के लॉन्ग, एक एटम ये हो गया, हाँ दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये एटम हो गया। 4 तो इस तरह से और ऊपर हो गया, नीचे की तरफ तो 4 और 4, यस, 4 एटम्स ये और भी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे टोटल 8 एटम्स √3a डिस्टेंस पर। क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है √3a, तो √3a डिस्टेंस पर ये बॉडी क्लियर हो गया? रूट क्या बोले? बॉडी डायगोनल, क्यूब का बॉडी डायगोनल लेंथ रखता है √3a। चलो इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ, इसके बाद। अभी मैं यहाँ जस्ट लिख देता हूँ कि बॉडी डायगोनल ऑफ दिस क्यूब इज √3a एट डिस्टेंस √3a। √3a डिस्टेंस पर टोटल 8 एटम्स हैं। जैसे मैंने अगर मान लो क्यूब बनाऊं, क्यूब इस ये क्यूब दिख रहा है आपको ना, ये वाला, यहाँ डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये फेस डायगोनल कितना होगा? a और a होने पर साइड a फेस डायगोनल √2a, ये √2a हो गया, ये a है, ये वाला बॉडी डायगोनल कितना होगा? ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा अगर बेस है √2a और परपेंडिकुलर है a? √3a। √3a। हाँ, तो यही मैं √3a की बात कर रहा हूँ। दिस इज √3a बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल का लेंथ है जो कि √3a है। √2a है फेस डायगोनल, √2a जो नीचे दिखा रखा है बेस इसका, वो √2a है फेस डायगोनल, और साइड आपको पता ही a है, तो साइड का वैल्यू a है, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3a। चेक कर लेना इस तरह से आप लोग। क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल का लेंथ √3a होता है। चलिए, तो मैं जस्ट इमेज बना के एक्सप्लेन करने के लिए लिया था, इसको इरेज कर देता हूँ। हेलो Yes? सर। जी हाँ, बताएं। होगा। मुझे बात समझ में नहीं आ रही आपकी, क्लियर नहीं हुआ साउंड। आप अगर अपनी बात बता रहे हैं, अगर नहीं ठीक से आवाज आ रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, बोलो प्लीज, एक बार और बोलो। हाँ बोलो सर, वो जो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस था ना,
हम्म। वो तो सर हाँ √3 बोलो, बाई 2 होगा उसको ना। फिर से। क्यों √3a/2 होगा भाई? √3a लेने में क्या प्रॉब्लम है? √3a/2 सर तो क्या हाफ हो होता जाएगा है? नहीं। √3a/2 क्यों हाफ होगा भाई? सर टोटल डायगोनल तो √3 है अरे तो। ये अरे आप समझ नहीं रहे, ये 8 यूनिट सेल हैं, क्यूब के 8 यूनिट सेल्स। 8 क्यूब बने हुए हैं, 8 क्यूब का साइड ए है। आप कंफ्यूज इस बात से हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि बड़ा वाला यूनिट सेल, जो सबसे बड़ा यूनिट सेल है, उसकी लेंथ, ये ए डिस्टेंस जानते हो कितनी है? डिस्टेंस ए समझ में आ रहा है आपको कितना होना चाहिए? ये है डिस्टेंस ए। अभी क्लियर है? यस सर, यस सर। ये 8 क्यूब्स बना रखे हैं, 8 क्यूब्स, 8 यूनिट सेल्स हैं, और 8 यूनिट सेल में हमें, इसीलिए मैं नियरेस्ट नेबर, क्योंकि बार बार मुझे नियरेस्ट नेबर बताते समय बोलना पड़ता है कि यूनिट सेल में 3 है, 3 बाहर है, तो 3 बाहर है तो कहाँ है, इसीलिए मैंने 8 यूनिट सेल लिया। ठीक है, यहाँ 3, अब ये 3 लिख दे रहा हूं जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये थर्ड नेबर है। दीज आर थर्ड नेबर्स। तो इस तरह से एक क्यूब बनाकर आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हो कि नियरेस्ट नेबर 6 है, सेकंड नेबर 12 है, और थर्ड नेबर 8 है। ठीक है, 8। इसको मैं एक स्टेटमेंट में भी लिख दूंगा। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, बाद में इमेज बना लेना। 8 क्यूब बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक क्यूब के बगल में क्यूब, क्यूब के साइड में, मतलब क्यूब बनाने के साथ साथ आप 8 क्यूब बना लोगे पैरेलल में, ऊपर नीचे। तो आपने यहाँ पर कितने नेबर्स देख लिए? फर्स्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर। इमेज में ही शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। यस, बोलिए। जी जी हाँ, हॉरी डायगोनल पे ही लिया, इसीलिए फेस डायगोनल के अलॉन्ग है। हाँ, जी जी हाँ, जी, इसीलिए डिस्टेंस है √2a √3a हो रही है। सो यहाँ सेकेंड नेबर्स की बात करें, नंबर ऑफ सेकेंड नेबर्स 12 at distance √2a। number of second neighbors, number of second neighbors 12 second neighbors, 12 second neighbors along face diagonal भी लिख सकते हो आप, face diagonal के along 12 neighbors along face diagonal and at distance √2a, and at distance √2a from the reference atom। अभी ये स्टेटमेंट में मैंने सब इंक्लूड कर लिया, फेस सेंटर, फेस डायगोनल भी ले लिया, और √2a डिस्टेंस भी बता दिया। 12 second neighbors along face diagonal and at distance √2a from the reference atom। तो ये हो गया सेकेंड नेबर। थर्ड नेबर के लिए नीचे स्टेटमेंट लिख देता हूँ इस तरह से, 7th पॉइंट में, नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स। तो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, फर्स्ट नेबर, सेकेंड नेबर, थर्ड नेबर मिलता जाएगा। थर्ड नेबर्स में कितने एटम्स हैं और क्या डिस्टेंस है उसकी? सो देयर आर 8 थर्ड नेबर्स, 8 थर्ड नेबर्स, क्योंकि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है। 8 यूनिट सेल में एक एक बॉडी डायगोनल उस कॉर्नर से पास करेंगे, मतलब उस कॉर्नर को लेकर 8 यूनिट सेल का एक एक बॉडी डायगोनल ड्रा कर सकते हो।
तो आठों यूनिट सेल के 8 बॉडी डायगोनल का एंड पॉइंट हो जाएगा थर्ड नेबर। 8 थर्ड नेबर हो जाएंगे। आठों यूनिट सेल में 8 बॉडी डायगोनल उस कॉर्नर से जाएंगे और उनका एंड पॉइंट, एक तो एंड पॉइंट रेफरेंस एटम हो गया, दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा थर्ड नेबर। 8 थर्ड नेबर्स along body diagonal and at distance root 3a from the reference atom. ठीक है, स्टेटमेंट कंप्लीट है। 8 थर्ड नेबर होंगे। देयर आर 8 थर्ड नेबर्स अलोंग बॉडी डायगोनल एंड एट डिस्टेंस रूट 3a फ्रॉम द रेफरेंस एटम। अगर कोई पूछता है मान लीजिए आपसे कि फोर्थ नेबर कितने होंगे, सर 2a डिस्टेंस पे होंगे नंबर ऑफ फोर्थ और उसी एक्सिस को एक्सटेंड कर देंगे तो 6 वापस से हो जाएंगे, मतलब सेकंड एटम 6 वापस हो जाएगा। यस तो मैं वही पूछने वाली थी कि ऐसे 4th 5th 6 करेंगे तो बस उस एक्सिस को एक्सटेंड करते चले जाएंगे और फिर वही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा ना 6 12 8 6। वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। यस 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 ओके सर। एक्चुअली पहला जो एटम है नियरेस्ट नेबर, हाँ 6 होगा। पहला जो नियरेस्ट नेबर है अंडर रूट 1a, सेकेंड नेबर अंडर रूट 2a, थर्ड नेबर अंडर रूट 3a और फोर्थ नेबर हो जाएगा अंडर रूट 4a। ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना? अंडर रूट 1a मतलब a, अंडर रूट 2a मतलब फेस डायगोनल, अंडर रूट 3a मतलब बॉडी डायगोनल, अंडर रूट 4a मतलब फिर से साइड के लॉन्ग आ गए और वैल्यू हो गई 2a। यही डिस्टेंस होगी नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर मतलब फर्स्ट नेबर, सेकंड नेबर, थर्ड नेबर, फोर्थ नेबर, और आगे का भी ऐसे ही आप देख लेना कैलकुलेशन करके। सो आप 3-4 नेबर तो कम से कम सीखेंगे ही हम लोग प्रैक्टिस में। सर फिफ्थ नेबर अंडर रूट 5 होगा क्या? इस हिसाब से अब इसके हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके भी देखना पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स भी तो कुछ है। यस सर, आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 5a आता है या कोई और डिस्टेंस आती है, चेक कर लेना। मैं अभी श्योर नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है? यस सर, मतलब ये एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है तो इस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स कुछ और भी है ना उसमें। हमारे मैथमेटिक्स में जो रूल्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है अंडर रूट 4a के बाद अंडर रूट 5a आए, या हो सकता है कि अंडर रूट 8/2 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, फ्रैक्शन में भी आ सकता है ना। इसलिए मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना इसको। यस सर। बहुत ज्यादा नेबर्स तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चंस में थर्ड नेबर तक पूछे जाने का चांस है, बिकॉज सेकंड नेबर में ऑलरेडी दे चुका है। सेकंड नेबर में कुछ एक आध दो क्वेश्चन पहले भी जैम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा थर्ड नेबर तक हर बार कैलकुलेशन करने हैं, थर्ड नेबर तक ओनली, ठीक है? तो चलिए इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पैकिंग फ्रैक्शन नेक्स्ट पॉइंट है, 7th के बाद 8th पॉइंट। दिस इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। सारा कैलकुलेशन हम लोग एटम्स के स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं और एटम्स लैटिस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ओनली वन लैटिस पॉइंट वन एटम, एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है, मोनो एटॉमिक बेसिस है। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आप देखिए, लैटिस पॉइंट के लिए केवल 1 पॉइंट 2 पॉइंट शुरू वाले थे, उसके बाद का डिस्कशन एटम्स की प्रेजेंस में हो रहा है, एटम्स प्रेजेंट होंगे तब वो डिस्कशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपको याद होगा, मैंने 2 डायमेंशन में भी 1-2 प्लेसेस पर फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था। वहां पर मैंने बोला था कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा वॉल्यूम्स, एरिया या वॉल्यूम या एरिया। तो एरिया होगा 2 डायमेंशन में, वॉल्यूम होगा 3 डायमेंशन में। द एपीएफ यहाँ पर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, और एपीएफ को बार बार हम लोग लिखने में
ज़्यादा बेटर समझेंगे। सो APF इज डिफाइंड एज, देखिए मैंने 2D वाले में इसका बस कैलकुलेशन कराया था, आपको जस्ट बताया था कि एरिया ऑफ डिस्क पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क, टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ पर वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है। द APF इज डिफाइंड एज, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो, एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स का वॉल्यूम, वहाँ एरिया लिया था तो एरिया ऑफ डिस्क लिया था। APF is defined as the ratio of volume of atoms in a unit cell, in a unit cell। एक यूनिट सेल में जो एटम्स है उनका वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में चाहिए और न्यूमरेटर में चाहिए एटम्स का वॉल्यूम। यूनिट सेल, इन ए यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, to the volume of unit cell। तो what is the area of unit cell? यूनिट सेल का एरिया है वॉल्यूम है A क्यूब। तो APF का डिफिनेशन पहले तो मैथमेटिकली लिख दूं इसका, सो ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उनका हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे। एटम्स को एज ए सॉलिड स्फीयर, हार्ड स्फीयर आपने ट्रीट किया है, रेडियस R का, R रेडियस का सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, एटम्स को अगर सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, और नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ, पूरे यूनिट सेल में एटम्स ने कितना वॉल्यूम फिल कर रखा है, कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम कवर्ड कर रखा है, वही कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग APF के थ्रू, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के थ्रू दिखाएंगे। सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स में जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वन एटम 4/3 पाई R क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जितने एटम्स होंगे उसका वॉल्यूम टोटल आ जाएगा। तो n इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई R। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो गया, और डिनोमिनेटर में सिंगल जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम था ABC इक्वल A क्यूब हो गया था। तो डिनोमिनेटर में A क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। चलिए सर तो अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ जी यस। ये सर ए इनफेक्टिव सर थोड़ा समझने हैं। पूरे यूनिट सेल में कितने वॉल्यूम, कितने एटम्स हैं उसको n इफेक्टिव लिखा है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम लिखना है एटम्स का। एटम्स का पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा जब तक नंबर और एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई ना करें। तो एक ही एटम है n इफेक्टिव और उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब एंड डिवाइडेड बाई A क्यूब। A इज इक्वल टू हमने लिखा था 2R क्यूब, 2R लिखा था ना, A की वैल्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए Yes, sir. A इज इक्वल टू 2R लिखा था, तो 2R का होल क्यूब कर दीजिए। अब आप इसको वेरीफाई कर लें, 4/3 पाई R क्यूब। एक ही एटम है पूरे यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, प्रिमिटिव है इसलिए सिंगल वन एटम पर यूनिट सेल। ओनली कॉर्नर कंट्रीब्यूशन था, अदर पोजीशन पर एटम्स नहीं थे। तो क्या आ जाएगा इसमें 5/6 और 0.52 भी आप इसको बोल सकते हो। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन डेसिमल में 0.52, पैकिंग फ्रैक्शन रेशियो में 5/6, 0.52 दोनों वैल्यूज आप बोल सकते हैं। और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा 52%। हाँ, या पैकिंग फ्रैक्शन जो है 1 के कंपैरिजन में लिया जाता है, 1 के कंपैरिजन में 0.52, मतलब पूरे यूनिट सेल का 0.52 पार्ट फिल्ड है, कवर किया गया है एटम के थ्रू। एटम्स ने
जो सिंगल एटम है उसने 0.52 वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का कवर कर रखा है, तो इसको हम लोग 52% बोल देते हैं। एंड देयरफॉर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज दिस इज 52%। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th पॉइंट, किस तरह की पैकिंग है ये, टाइप ऑफ पैकिंग, लूज पैक्ड है या क्लोज पैक्ड है। तो अभी भी 48% वॉल्यूम खाली है, तो टाइप ऑफ पैकिंग में हम लोग लिखेंगे इसको लूज पैक्ड, लूज पैक्ड मतलब अभी भी बहुत सारा वॉल्यूम खाली है, उसमें एटम्स फिल करे जा सकते थे। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स अगर इस स्ट्रक्चर में आएंगे उनको यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स में है ओनली पोलोनियम, एलिमेंट्स में ओनली पोलोनियम है जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है। ओनली पोलोनियम एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पोलोनियम एलिमेंट एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर ओनली पोलोनियम दिखाता है और कोई एटम नहीं, ठीक है। ये हुआ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस। लैटिस में कॉर्नर पर पॉइंट्स मानना पड़ेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब मोनो एटॉमिक बेसिस वाला होगा तो उसी लैटिस पॉइंट पर एक एक एटम पुट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओनली पोलोनियम इस तरह का एलिमेंट है, पोलोनियम ही सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन 52% निकाला, 0.52 π/6। यस क्या लूज पैक का मतलब, लूज पैक का मतलब अगर 100% वॉल्यूम में से 52% वॉल्यूम भरा हुआ है तो इसको लूज पैक्ड बोले। 74% इज द मैक्सिमम पैकिंग, 74% सबसे ज्यादा पैकिंग वैल्यू है। पैकिंग सबसे ज्यादा अगर होगी 3 डायमेंशन में तो 74% है। 74% को हम लोग क्लोज पैक्ड बोलते हैं, क्लोज पैक्ड। तो उससे लोअर जो वैल्यूज होंगी उसको, हाँ जी सर 52% का मीन्स है कि ऑल एटम्स ने यूनिट सेल का इतना पार्ट कवर किया है और 48% खाली है, इम्प्टी स्पेस एयर है वहां पर, मान सकते हो आप। 48% अभी भी वैकेंट है, इम्प्टी स्पेस है वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का। 52% में एटम्स ने ऑक्युपाई किया, इसीलिए देखो रेशियो में न्यूमरेटर में एटम्स का वॉल्यूम लिखा है, अनऑक्युपाइड नहीं ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड वॉल्यूम फ्रैक्शन है ये। अनऑक्युपाइड 48% है, 1 - π/6। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड। सर आपने मैक्सिमम कितना बताया? 74% ना? 74% जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आएगा। ओके सर। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बीसीसी लैटिस या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ध्यान रखें जब भी मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलूंगा अभी वो सभी के सब मोनो एटॉमिक होंगे, यहां ध्यान रखेंगे ये मोनो एटॉमिक बेसिस है। हर बार जब भी मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर और लैटिस एक जैसा बताऊंगा कि सेम दोनों एक जैसा होगा तो उस समय ध्यान रखेंगे कि वो मोनो एटॉमिक बेसिस है, मतलब एक एटम उस लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई कर रहा होगा। लैटिस पॉइंट के पोजीशन पर सिंगल एक एटम अवेलेबल होगा। इसमें चले डेफिनेशन देखते हैं। बेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर लिखा है ना, तो इसके डेफिनेशन में क्या होगा? इन दिस लैटिस और स्ट्रक्चर, इन दिस लैटिस क्यूबिक लैटिस, बीसीसी लैटिस है, लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जब मोनोएटॉमिक बेसिस होगा तो, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम्स कहां पर होंगे या लैटिस पॉइंट्स कहां पर होंगे, इसके लिए लिखना है लैटिस पॉइंट इन दिस लैटिस पॉइंट्स, और इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में एटम्स लिखना पड़ेगा। लैटिस पॉइंट्स और एटम्स are available at 8 corners, 8 तो कॉर्नर्स पर अवेलेबल हैं, 8 corners and 1
बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर पर अवेलेबल है, 1 at body center, 8 at corners. Body centers of cubic unit cell. बहुत सारे cubic unit cell अगर होंगे तो कॉर्नर पर भी एटम्स होना चाहिए, बॉडी सेंटर्स पर भी होना चाहिए ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी में जो लैटिस पॉइंट्स होंगे या जो एटम्स होंगे उनकी पोजीशन होगी क्यूबिक यूनिट सेल्स का कॉर्नर और बॉडी सेंटर, कॉर्नर होगा और बॉडी सेंटर होगा। अब यहाँ 1 वैल्यू नहीं भी लिखते तो चल जाता, 1 बॉडी सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 बॉडी सेंटर होता ही है। व्हाट इज बॉडी सेंटर? तो आप लिख सकते हैं बॉडी सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन जहां पर बॉडी डायगोनल्स का होता है उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स जो क्यूब के अंदर ड्रॉ किए जाएंगे तो बॉडी सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ एक इमेज दिखा रखा है मैंने, आप देखिए। पहला यूनिट सेल लैटिस के लिए है, दूसरा यूनिट प्रीवियस, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, तो एन इफेक्टिव इज इक्वल टू, कॉर्नर्स 8 हैं, 8 कॉर्नर हो गए, एक एटम बॉडी सेंटर पर है जो कि पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। आपने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़ा था ना, तो जो सिंपल क्यूबिक वाला है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक वाला है वो क्या हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव। तो अंडरस्टूड है? नंबर ऑफ एटम्स देखकर, नंबर ऑफ एटम 1 है तो प्रिमिटिव, 2 है तो नॉन प्रिमिटिव, 3 है नॉन प्रिमिटिव, 4 है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये जो 2 एटम्स पर यूनिट सेल हो रहा है ये एक बॉडी सेंटर के कंट्रीब्यूशन से आया और एक आया कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन से। सर अगर ये डायटोमिक बेसिस होता तो हम इसको फिर प्रिमिटिव बोलते ना? हाँ, डायटोमिक होता तो भी नॉन प्रिमिटिव बोलते, बॉडी सेंटर नॉन प्रिमिटिव भी होता। अभी डायटोमिक पर बात ही क्यों करें जब हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे, जब आएगा देखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2r। दो एटम्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2r। तो एटम्स जो कॉर्नर पर हैं और जो बॉडी सेंटर पर हैं सभी एक दूसरे को टच करते हुए दिखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कॉर्नर वाला एटम है दैट इज इन कांटेक्ट विथ बॉडी सेंटर एटम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2r, और 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a/2 √3a/2। यस, बॉडी डायगोनल का आधा। जो कॉर्नर वाला एटम अच्छा है हाँ, वो बॉडी सेंटर वाले, बॉडी डायगोनल वाला एटम कॉर्नर वाले एटम को टच करता हुआ दिखेगा, कांटेक्ट में रखेगा उसको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 2r। 2r की वैल्यू हो जाएगी √3a/2। नोट कर लिया हो तो मैं अगले पेज पर ये पॉइंट्स को फिर से एक बार बता देता हूँ इमेज के थ्रू। नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं।
सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाइएगा। इससे भी प्रीवियस नहीं सर, जिसमें हमने एग्जांपल, हाँ ओनली फॉर सर। यस सर, बस प्रीवियस ओके सर। हाँ नो सर, डन। ये वाला यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। यस ये भी होगा। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, यहाँ पर आप इमेज देखें, ये बीसीसी यूनिट सेल है विथ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स। एटम्स भी अगर बोलोगे तो एटम्स का साइज बहुत छोटा करके दिखाया गया है, और लैटिस पॉइंट बोलोगे तो कोई बात ही नहीं है। तो जो लैटिस पॉइंट्स हैं या एटम्स हैं वो कहाँ पर है? कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर और एक बॉडी सेंटर पर। इसका इमेज इस तरह का होगा, ये एक्चुअल इमेज है जिसमें एटम्स को उनकी रेडियस के साथ दिखाया गया है। और आप देख रहे हैं कि 8 कॉर्नर एटम्स यहाँ इस केस में अंदर वाला जो बॉडी सेंटर इसीलिए अलग कलर से शो किया गया है। तो अंदर जो बॉडी सेंटर है उसके साथ ये सारे कॉर्नर एटम्स कांटेक्ट में हैं, और इसीलिए कॉर्नर वाले एटम का बॉडी सेंटर वाले एटम से डिस्टेंस √3a/2 होगा, वो यहाँ पर शो कर दिया। मतलब ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल के √3a/2 डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उसी पर ये बॉडी सेंटर और कॉर्नर एटम अवेलेबल हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस √3a/2 ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज √3a/2। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो बीच में बॉडी सेंटर का जो एटम है और जो कॉर्नर में है सर, वो दोनों एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं। जी हाँ, सर अगर टच कर रहे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर लेंगे हाँ सर तो ये r + r हो जाएगा, यस सर, 2r। यस सर। ये कुछ इस तरह से होगा। अगर हम बात करें इस तरह से, एक एटम यहाँ आ जाएगा, दूसरा एटम ये बॉडी सेंटर वाला हो जाएगा, तीसरा एटम यहाँ इस तरह से। यस सर। तो ये कॉर्नर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर कॉर्नर, तो दो तो कॉर्नर हो गए, ये r, ये r, r, r। इसकी लेंथ क्या होगी? √3a। बॉडी डायगोनल है ना, तो ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, ये भी कॉर्नर है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r, 2r = √3a/2। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि r + 2r + r = √3a। और इसका ये मतलब हुआ कि जो 2r है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा, और वो वैल्यू हो जाएगी √3a/2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकाल लोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। अच्छा, सिंपल क्यूबिक से कहां पर एटम्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं? बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर पर एक्स्ट्रा एटम आया, तो बॉडी सेंटर वाला एटम ही नियरेस्ट नेबर में काउंट होगा। अगर कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर के लिए कितने नियरेस्ट नेबर्स होंगे बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग √3a/2 डिस्टेंस? 8 हो जाएगा। यस, कॉर्नर के लिए 8 यूनिट सेल में उसका शेयरिंग है, 8 यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल ड्रा करोगे, और बॉडी डायगोनल पर √3a/2 डिस्टेंस पर एक एक बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करेगा। मतलब इस कॉर्नर को अगर लिया तो ये 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, 8 यूनिट सेल में एक एक बॉडी डायगोनल इस कॉर्नर से जाएंगे, और सब पर एक एक बॉडी सेंटर होगा जो कि नियरेस्ट नेबर होगा। सो 8 नियरेस्ट नेबर्स, 8 नियरेस्ट नेबर्स, डिस्टेंस क्या है सबकी? √3a/2। 8 नियरेस्ट नेबर्स एट डिस्टेंस √3a/2। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ही एटम्स होंगे √3a/2। मतलब 8 एटम्स इस
बॉडी सेंटर को टच में रखेंगे, इसलिए ये सभी नियरेस्ट नेबर्स हैं, 8 बॉडी सेंटर अगर लोगे तो आपको उसका 8 यूनिट, ये 8 तो दिख रहा है ना आपको। तो अगर मैं बॉडी सेंटर को रेफरेंस एटम ले लेता हूं तो 8 कॉर्नर्स नियरेस्ट नेबर्स हैं √3a/2 डिस्टेंस पर। बॉडी सेंटर के लिए दिखाना आसान है, कॉर्नर के लिए मैंने बोला कि कॉर्नर एटम शेयर्ड होगा 8 यूनिट सेल में, और इसलिए उसके नियरेस्ट नेबर्स 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर हो जाएंगे जिसमें वो कॉमन कॉर्नर है। ठीक है, तो रेफरेंस एटम ये लिया, 1 2 3 4। अब इसमें नियरेस्ट नेबर ही दिखाना है तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिखा रहा हूं। रेफरेंस एटम एट बॉडी सेंटर अगर ले लूं तो उसके लिए ये 8 एटम्स √3a/2 डिस्टेंस पर अवेलेबल नियरेस्ट नेबर्स हैं। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8 हो जाता है। तो बॉडी सेंटर को लोगे तो यूनिट सेल के अंदर ही 8 हैं, 8 नियरेस्ट नेबर्स हैं, और अगर कॉर्नर लोगे तो उसके लिए 8 यूनिट सेल बनाना पड़ेगा, 8 में बॉडी डायगोनल दिखाना पड़ेगा, बॉडी डायगोनल पर बॉडी सेंटर नियरेस्ट नेबर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो हुआ नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ सेकंड नेबर्स। वो √3a/2 प्लस √3a हो जाएगा, क्योंकि अगले बॉडी डायगोनल पे, मतलब इसी एक्सिस को एक्सटेंड अगर करते तो अगले एटम जो है उसका नेबरिंग उसके बॉडी डायगोनल पे ऐसा जाएगा, तो √3a/2 प्लस √3a। इतना ज्यादा क्यों जाए हम लोग, और दूसरे स्टूडेंट क्या बोल रहे थे उनका भी सुन लें। 6 होगा सर उसमें, कॉलेज है सर। यस यस, सो देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर, 6 सेकंड नेबर्स। अरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अभी भी बना हुआ है, बॉडी सेंटर पर एक्स्ट्रा एटम जरूर आया, लेकिन अभी भी सिंपल क्यूबिक की प्रॉपर्टी वहां है, इसलिए जो सिंपल क्यूबिक का नियरेस्ट नेबर था वो यहां सेकंड नेबर हो जाएगा। तो 5th पॉइंट पे लिखिए नंबर ऑफ सेकंड नेबर। सिंपल क्यूबिक में 6 नियरेस्ट नेबर होते थे ना। हाँ सर हमने बॉडी सेंटर, वही यहाँ पर सेकंड नेबर बॉडी सेंटर पे, हाँ वही मैं बोल रही सर रेफरेंस एटम तो हमने उसमें कॉर्नर पे लिया होगा ना जब 6 पे होंगे। हाँ, तो अभी बॉडी सेंटर पर लोगे तो अभी तो 6 आएगा। अच्छा, एक बॉडी सेंटर के लिए बगल कितने यूनिट सेल्स होंगे? एक अगर यूनिट से ले रहे हो तो ए डिस्टेंस पर 6 बॉडी सेंटर्स आ जाएंगे। क्या बोल रहे हो? तो नोट कर लेता हूं इसको, एट डिस्टेंस ए सेकेंड नेबर 6 होंगे, डिस्टेंस ए होगी। भाई आप इसको अगर नियरेस्ट, इसको रेफरेंस एटम ले रखे हो तो इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा ना, ऐसे एक ऊपर भी यूनिट सेल होगा बॉडी सेंटर। 6 यूनिट सेल्स आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हो जाएंगे, सबका बॉडी सेंटर सेकेंड नेबर हो जाएगा इस रेफरेंस के लिए। कॉर्नर के लिए तो पहले आपने देख ही रखा है, सिंपल क्यूबिक में वही हो जाएगा। तो 6 सेकेंड नेबर्स, there are 6 second neighbors at distance a from the reference atom. रेफरेंस एटम आप चाहे कॉर्नर यूज करें या बॉडी सेंटर, सबके लिए 6 हो जाएगा सेकेंड नेबर का नंबर। थर्ड नेबर्स, जस्ट थर्ड नेबर तक करूंगा, 4th 5th नेबर नहीं करने वाले हम लोग अब। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, और दूसरी ये बात है कि अब तक सेकेंड नेबर में ही पूछा गया है क्वेश्चन। आप चाहो तो होमवर्क में 4th 5th नेबर अब आगे से ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना। नंबर ऑफ थर्ड नेबर्स, थर्ड नेबर्स में यस सर, यस, वही जो सिंपल क्यूबिक का सेकंड नेबर है यहाँ थर्ड नेबर हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक का जो सेकंड नेबर है यहाँ थर्ड हो जाएगा। 12 थर्ड नेबर्स, 12 third neighbors at distance √2a from the reference atom.
रेफरेंस एटम से √2a डिस्टेंस पर होंगे ये सभी। फ्रॉम द रेफरेंस एटम 12 थर्ड नेबर्स। बात समझ में आई है? सिंपल क्यूबिक में इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में इमेज वगैरह बना के कर लिया, क्योंकि उसी के पॉइंट्स ज़्यादातर प्लेसेस पर मैं होल्ड करा दूंगा, उसी को बता दूंगा कि उसी तरह का है। सर थर्ड नेबर में So, ये हो 12 गया। मेंबर कैसे होंगे, एक बार और बता दीजिए। अब इसमें तो मेरे पास यूनिट सेल नहीं बना हुआ है, लेकिन ये इस वाले यूनिट सेल में देख लीजिए, जो सेकंड नेबर्स हैं फेस डायगोनल के लॉन्ग, फेस डायगोनल के लॉन्ग है ना, कॉर्नर से एक रेफरेंस एटम लिया, सेकंड नेबर रेड कलर से दिखाया है ना फेस डायगोनल के लॉन्ग, √2a डिस्टेंस पर फेस डायगोनल के लॉन्ग 12 सेकंड नेबर्स दिखा रखा है सिंपल क्यूबिक में। अगर सिंपल क्यूबिक का सेकंड नेबर समझ में आया है तो वही थर्ड नेबर है बॉडी सेंटर क्यूबिक का। लेकिन सर इसमें रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा ना सर, वो बॉडी सेंटर पे आ जाएगा। क्यों चेंज? बॉडी सेंटर लो या कॉर्नर लो, सबके लिए सेम वही रहेगा कंट्रीब्यूशन। आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो एटम्स हैं उनके इन्वायरमेंट एक जैसे हैं, चाहे कॉर्नर लीजिए या बॉडी सेंटर, इन्वायरमेंट इज सेम, सराउंडिंग सेम है। सर तो चाहे कॉर्नर लीजिए बॉडी सेंटर लीजिए, जब सराउंडिंग सेम है तो सबके लिए वैसा ही नियरेस्ट नेबर होगा ना। दोनों के लिए नियरेस्ट नेबर सेम है तो सेकंड नेबर भी सेम होगा, थर्ड नेबर भी सेम होगा, सेम वही डिस्टेंस होगी, सेम वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, आप चाहे कॉर्नर लीजिए या बॉडी सेंटर, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जो सुविधाजनक लगेगा, सिंपली कैलकुलेट करना आसान होगा, वो आप ले लेते हो। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ बात करें तो चाहे आप कॉर्नर लेके ट्राई करें तब भी √2a डिस्टेंस पर 12 थर्ड नेबर्स आएंगे, या आप बॉडी सेंटर लेके ट्राई करें तब भी आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर मैं पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देता हूँ। एक थर्ड नेबर तक ही मैं कैलकुलेट करा के रख रहा हूँ। फोर्थ में वैसे ही हो जाएगा ना, √3a/2 + √3a पे जितने होंगे। किसकी बात कर रहे मतलब हैं? मैं आपने 1 तो कर दिया, पर मैं पूछ रही थी फोर्थ में वैसे ही होगा ना, √3a/2 + √3a डिस्टेंस पे होंगे, मतलब बॉडी डाल हो सकता है। यस यस यस, पॉसिबिलिटी वही है, उसी पर पॉसिबिलिटी, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि वही है या एग्जैक्टली कुछ और एटम्स, कुछ और डिस्टेंस वहां निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी सेंटर की प्रेजेंस होने के कारण कुछ डिस्टेंसेज और भी मेंटेन हो सकती है, हो सकता है √3a से पहले भी कोई और डिस्टेंस हो जिस पर फोर्थ नेबर आ सके। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें आप ट्राई कर लेना, इमेज बना हुआ है, बना करके उसको और अच्छे से, जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे को भी आप एज ए क्यूब मान लेना और कैलकुलेशन कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। कई बार होता है कि हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए इमेज नहीं बनाते, जस्ट सोचते हैं, तो सोचने में एक क्यूब आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्यूब उस रूम को मान सकते हो जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, देयर आर 2 एटम्स। एपीएफ के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, न्यूमरेटर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मिल जाएगा एन इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³ डिवाइडेड में a क्यूब, डिवाइडेड में a क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में एटम्स ने कितना वॉल्यूम कवर कर रखा है ये इससे मिल जाएगा, इसी कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू n इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो n इफेक्टिव वैल्यू है 2, देयर आर 2 एटम्स ओनली, यूनिट सेल में 2 एटम्स हैं, 4/3 πr, r की वैल्यू थी, r आपने लिखा था अभी, r इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/4, √3a/4 होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई a क्यूब,
डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला, उसमें पुट कर दिया आर और ए का रिलेशन। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि आर और ए का रिलेशन यहाँ लिख लेना, सिंस 2r इज इक्वल टू √3a/4 √3a/2, तो r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा √3a/4, वैल्यू ऑफ r इज √3a/4। ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में पैकिंग फ्रैक्शन ए क्यूब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट इसी पेज पे कर देता हूं। 2 into सर इसमें कॉर्नर का 4 एटम by सर दोनों टच में नहीं है। क्या किसमें नहीं है? कॉर्नर का जो एटम है दोनों टच में नहीं है, दोनों कॉर्नर का एटम जो एडजेसेंट है। दोनों कॉर्नर का एटम टच में नहीं है, ये यस पूछ रहे हैं आप ना? यस सर। आप ये इमेज देखिए, इस इमेज को देखिए, समझ में आएगा आपको कि टच में है कि नहीं है। इसी तो सर टच में नहीं है। टच में है? नो सर। हाँ, टच में नहीं है, इसीलिए कॉर्नर के लिए कॉर्नर नियरेस्ट नेबर नहीं हुआ, कॉर्नर के लिए कॉर्नर सेकंड नेबर हो गया। कॉर्नर के लिए कॉर्नर नियरेस्ट नेबर नहीं होगा, कॉर्नर के लिए कॉर्नर ए डिस्टेंस पर है और वो है सेकंड नेबर। ओके सर। ठीक है ना? पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? सर √3/8 बाय। यहाँ 8 3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 4 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 √3 π/8। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू √3 π/8 और 0.68, इसलिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के परसेंटेज भी बात करें तो वो भी 68%, बिलो 74 है। ये भी बिलो 74 है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लूज पैकिंग, लूजली पैक्ड बोलेंगे इसको। सर यस सर, अगर किसी एटम का पैकिंग फ्रैक्शन 72% या 73% निकलेगा सर, तो उसको लूज पैकिंग बोलेंगे या फिर टाइट पैकिंग बोलेंगे? अब उसमें एक्चुअली स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी फेस सेंटर क्यूबिक से मैच कर रही है कि नहीं। फेस सेंटर क्यूबिक से अगर मैचिंग होगी, रेडियस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने पर 73 72 पर भी हम लोग उसको पैकिंग फ्रैक्शन देखकर, स्ट्रक्चर देखकर, नियरेस्ट नेबर देखकर बोल सकते हैं कि वो क्लोज पैक होगा। ठीक है, ऐसा क्यों सर? मतलब हम लोग हम एक्चुअली नियरेस्ट नेबर मैक्सिमम होना चाहिए जब आप पैकिंग मैक्सिमम दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन भी चलता है ना कि कई बार 72% 73% आ गया और पैकिंग फ्रैक्शन आप देख रहे हैं तो वो रेडियस के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो उसको भी अप्रोक्सीमेट करके आप बोल सकते हो कि दैट इज सिमिलर टू या अप्रोक्सीमेटली 74% और पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम बोल दोगे। एक्चुअली अभी हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशंस कर रहे हैं, आइडियल केस। प्रैक्टिकल केस में पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू स्लाइटली लेसर हो सकती है, 1-2%, उसको भी हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन क्लोज मान लेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत सारे केसेज में होगी, लेकिन अभी जो एटम्स की रेडियस और ए के साथ रिलेशन देख रहे हो, ए और आर का, उसके बेसिस पर आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर 74% एग्जैक्ट दिखाएगा। वो अभी हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पे, फेस सेंटर क्यूबिक ही होगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें 74%, 68%, 52%, इसके अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती।
अगर आइडियल केस की बात करें तो प्रैक्टिकल केस में आएगा, प्रैक्टिकल केस में तो आएगा ही, श्योर है। तो यहाँ 8वां पॉइंट जो है उसको हम लोग लिखेंगे तो टाइप ऑफ पैकिंग लिखेंगे, इसको भी लूज पैक में कंसीडर करेंगे। टाइप ऑफ पैकिंग, दिस इज अगेन लूज पैक्ड, ये भी लूज पैक है, क्लोज पैक में इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन एटसेट्रा। एक मिनट, पोटेशियम लिखना होगा डबल टी। आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, नायोबियम, रुबिडियम, बेरियम, सीजियम एटसेट्रा। ये बहुत सारे क्रिस्टल्स हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक शो करेंगे। अब इसमें मैंने इसीलिए सिंगल एटम्स का वाला लिखा है, मोनो एटॉमिक बेसिस वाला। जितने भी एटम्स लिखे हैं उसमें सिंगल एटम बेसिस पर होगा, और सिंगल एटम बेसिस के कारण वो बीसीसी लैटिस पॉइंट्स, बीसीसी लैटिस का जो लैटिस पॉइंट होगा एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर एग्जिस्ट कर जाएंगे, कॉर्नर पर ही एग्जिस्ट कर जाएंगे, बॉडी सेंटर पर ही एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने डायटॉमिक बेसिस वाला एग्जांपल नहीं लिखा क्योंकि मैंने डिस्कस भी नहीं किया। ओनली सिंगल एटम मोनो एटम बेसिस में हो, मोनो एटॉमिक बेसिस हो, लैटिस पॉइंट्स पर वो पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा हो जहां पर बेसिस एटम को रखना है, तो आप इसी तरह का एग्जांपल पाएंगे। एलिमेंटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स की, सीजियम, रुबिडियम, बेरियम, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, लिथियम, सोडियम एटसेट्रा। चलिए, अभी का डिस्कशन मेरा इतने ही पॉइंट्स तक था। 2-3 क्वेश्चंस मैं बस सॉल्व कराऊंगा अभी प्रैक्टिस के लिए, जस्ट 2-3 क्वेश्चंस। टाइम हो गया वैसे, बट 2-3 क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम ले रहा हूं। नोट कर लिया आपने? हाँ, नहीं पूछेगा। फिजिक्स याददाश्त पर होता, फिजिक्स याददाश्त पर होता तो आपको बहुत सारे चीजें कराई जाती, लेकिन यहाँ याददाश्त पर नहीं है। जस्ट मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे या पता रहे कि कुछ एलिमेंट्स इस स्ट्रक्चर में भी मिलते हैं। जब एग्जाम्पल मिलता है तभी वो स्ट्रक्चर या वो लैटिस हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर वो कोई एग्जाम्पल ना मिलता तो हम लोग इस लैटिस को पढ़ते भी नहीं। ठीक है ना? मैं और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने इट्सेट्रा करके लिख दिया। आपको याद नहीं करना है भाई, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, याद नहीं करना, याद करने की जरूरत, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इन सबको। अब आप सोचिए कि मैं सारा याद कर लूं, बस एक है कि कभी कोई पूछ ले इंटरव्यूज में तो आप बता तो सको एटलीस्ट, जस्ट इतने के लिए। आपकी बात आधी समझ में आ रही, आधी नहीं समझ में आ रही एक्चुअली। आप या तो दूर से बोल रहे हैं, पास से बोल रहे हैं, या नेट का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। यस, क्या बोल रहे हो? मतलब नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हैं? डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप?
ग्रुप तो आप लोग बना सकते हो अपने अपने डिस्कशन नहीं के लिए, सर, मैं नहीं कोई ग्रुप आप एक्सेसिबल मैं- कैसे होंगे सर? मेरे से आप अभी आप पढ़ते जाइए 1-2 क्लास, मेरा नंबर ले सकते हो आप, अगर इन केस पूछना चाहते हो, कुछ डाउट है तो आपको, अदरवाइज क्लास में पूछ सकते हो क्लास में, लेकिन क्लास के बाद पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्या बोल रहे हो? मुझे ये नहीं मालूम भाई, स्टूडेंट्स के लेवल पर क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको मैसेज किया है, सभी स्टूडेंट्स के चैट बॉक्स में गया होगा, आप लोग ये नोट कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग जैम के आए हुए। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना था बताओ? सर √3/8 पाई। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना था? √3π/8 ऑक्युपाइड इन BCC इज इक्वल टू √3π/8। यहां अनऑक्युपाइड पूछ रहा है, तो देयरफॉर तो ए हो जाएगा। अनऑक्युपाइड 1 से माइनस कर दोगे, BCC में अनऑक्युपाइड वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस √3π/8। क्या होगी वैल्यू बताओ? 8 माइनस √3π/8। आप एक की वैल्यू देखोगे तो वो 68 आएगा, एक की वैल्यू देखेंगे तो 32 आएगा। मतलब 68% 32% यही तो होगा। 32% अनऑक्युपाइड वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम का परसेंटेज है, और √3π/8 मीन्स 68% वो ऑक्युपाइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। चेक कर लीजिए ऑप्शन ए करेक्ट है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखिए सोडियम लिखा हुआ है, आपको याद नहीं रखना है कि सोडियम का स्ट्रक्चर क्या है। ओके सर। तो इसमें देखिए सोडियम लिखा है, सोडियम एग्जिबिट्स बॉडी सेंटर। याद नहीं करना है कि सोडियम का स्ट्रक्चर क्या है। अगर याद करने वाला होता तो बोलता सोडियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रेडियस ये है, लैटिस पैरामीटर बताओ। लेकिन इन्होंने लाइन में लिख दिया ना स्टेटमेंट में, सोडियम एग्जिबिट BCC। BCC अगर नहीं देता तब याद करने की जरूरत थी, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सोडियम जो है वो BCC स्ट्रक्चर शो करता है। R की वैल्यू क्या है? एटॉमिक रेडियस 0.186 नैनोमीटर। आपसे पूछ रहा है लैटिस पैरामीटर क्या होगा। लैटिस पैरामीटर होता है ए और R का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। √3/2 लैटिस पैरामीटर A की वैल्यू हो जाएगी 4R/√3 एंड 4 की वैल्यू है 4R है 0.186 नैनोमीटर अपॉन √3 कितना? 0.429 या कह सकते हो 43 नैनोमीटर। ऑप्शन 2 डेसिमल प्लेस पर बताना है तो 0.43 लेना पड़ेगा। 0.43 0.43 नैनोमीटर। ठीक है, ए और आर का रिलेशन यूज किया हमने। ए इज इक्वल टू 4R/√3। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन BCC यूनिट सेल? 2 ऑप्शन बी हो जाएगा 2। देयर आर 2 लैटिस पॉइंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार आया होगा कहीं BHU एग्जाम में। इसमें भी वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल 2 है ना। एक बार लैटिस पॉइंट पूछा, बेसिस। जब नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो ये मान के चलना कि जो यूनिट सेल है उसमें
एटम्स लैटिस पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे और इसलिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा बीसीसी में। सर अगर डाई एटॉमिक है तो उसको मोनो 2 कर दोगे, 2 Yes, टू sir. 2 4 कर दोगे। Yes, sir. वो पूछेगा नहीं, वैसे अंडरस्टूड होता है। अगर एटम्स का नाम नहीं दिया, एटम्स का नाम दे दिया, स्ट्रक्चर का नाम दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप मोनो एटॉमिक ही डील करोगे, मोनो एटॉमिक। ठीक है, मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सर ए। यस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, nearest neighbor distance in simple cubic lattice. Simple cubic is A, distance A है, nearest neighbor distance A है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, DU से क्वेश्चन है, the fraction of volume occupied by the atoms hard spheres in a simple cubic lattice. ऑप्शन सी। Yes, occupied volume fraction is pi by 6. Occupied volume fraction in simple cubic unit cell is pi by 6. ये वैल्यू है pi by 6, occupied volume fraction pi by 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मिसलेनियस से, मिसलेनियस सेट ऑफ असाइनमेंट से। अब यहाँ फॉर बीसीसी आपको बताना है ए और आर का रिलेशन, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज कर लिया। अभी आर और ए का रिलेशन क्या होगा बीसीसी क्रिस्टल के लिए? ऑप्शन बी। सर बी। सर ए इक्वल टू 4R ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा सर, ऑप्शन ए। यस, ए इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 3। ए इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 3। तो यही तक क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा और उस पर डिस्कशन करूँ। क्या प्रीवियस क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हुआ। इसके आगे एफसीसी स्टार्ट करूंगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस है, ये इसके पहले एक और ये है। सो क्लास मेरा अभी एंड हो गया है इसी पॉइंट पर। यस, क्या दिया हुआ है? अभी NaCl मैंने नहीं पढ़ाया है ना आपको, मैंने NaCl नहीं पढ़ाया है ना अभी। हाँ, उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी लिखा हुआ है ना। मैं बोल रहा हूँ फेस सेंटर क्यूबिक भी लिखा हुआ है ना उसके ऑप्शन में, एफसीसी लिखा हुआ है ना, और एफसीसी अभी हुआ नहीं है कवर। आप परेशान मत होइए, वो क्वेश्चन सब मेरे पास है। मैं जब असाइनमेंट आएगा, जब मुझे NaCl पढ़ाना होगा, तब मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जब असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा NaCl का टॉपिक डिस्कस करूंगा, तब उस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। ठीक है सर। हाँ जी, यस सर, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर टू कॉर्नर नियरेस्ट नहीं आपने बताया, जस्ट बिकॉज क्योंकि बॉडी में जो एक सेंट्रल एटम है, मतलब जो भी उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, उसके कारण वो पफ्ड होके थोड़ा दूर हो जा रहा है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे हो जा रहा है कॉर्नर टू कॉर्नर, इसलिए उसको नहीं ले रहे ना नियरेस्ट। नहीं, वो सेकंड नेबर में आ जाएगा। और सर जैसे इसमें आपने एग्जांपल्स दिखा है कि सीजियम, मतलब जो भी हेवियर एटम्स भी हैं इसमें बॉडी सेंटर्ड में आते हैं, तो सर मतलब क्या ये स्टेबल फेज में होता है ऐसा बॉडी सेंटर्ड, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक? हाँ, तो होता है, इसमें होता है, तभी तो और इतने सर- सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। और सर ये लैटिस एनर्जी से होते हैं क्या, मतलब कुछ लैटिस एनर्जी भी कुछ होता होगा इनका पैकिंग के लिए, क्योंकि या फिर हाँ, किस होता एनर्जी है, सर हेल्ड होते हैं? होता है इसमें आयनिक जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा या कोवैलेंट बॉन्ड होगा,
उसके कारण एटम्स के अंदर एनर्जी होगी, देयर विल बी एनर्जी। मतलब सर क्रिस्टल एक के cesium जो बॉन्डिंग की है, एनर्जी तो होगी। मतलब सर एक सीजियम एटम जो है अपने जो भी नेबरहुड में नियरेस्ट में, उससे वो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा। हाँ, अगर मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा अगर कोवैलेंट क्रिस्टल होगा। सर कोवैलेंट वैसे मेटालिक नहीं है बॉन्ड, इसमें। सर मेटालिक बॉन्ड आयरन भी है मतलब ना, इन आयरन। सेंस क्या होता है सर? मेटालिक बॉन्ड होता है, जैसे कॉपर है, आयरन है, वैसे ही कोवैलेंट, उसका अलग चैप्टर है मेटालिक बॉन्ड का। मतलब वो मेटालिक सर बॉन्ड का अलग आयनिक जैसा चैप्टर नहीं है है। ना? आयन जैसा नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। जैसे सोडियम के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पढ़ा है ना, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। हाँ, कंडक्शन बैंड थ्योरी, ये सारी तो चीजें मेटल्स सर। मेटल्स में जो कंडक्शन, हाँ, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल में मूव करते हैं, और उनके मूवमेंट से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो जिस एटम के पास रहेंगे, उसके पास वो बॉन्डिंग शो करते हैं। तो सर इसमें प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी आती होगी ना फिर तो, कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो मतलब अनसर्टेनिटी वैसा है जो क्वांटम में अपन देखते हैं। कह सकते हो, एक तरह से वो भी कह सकते हो, लेकिन इसमें लोकलाइज्ड नहीं होता, सिंगल एटम के बीच में ही बॉन्ड नहीं बनता। वो इलेक्ट्रॉन जहां भी मूव करके पहुंचे वहां उस तरह की बॉन्डिंग आ जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग लोकलाइज नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर एटम के पास ही बॉन्ड बनेगा और वहीं पर वो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। वो बॉन्ड मूवेबल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करके हाँ। जाएंगे वहां पर वो बॉन्ड बन जाता है, ग्रुप ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स। वो सर ठीक है, कोई जैसे जो नॉर्मल बॉन्ड्स हम लोग देखते हैं उन उससे डिफरेंट है ये बॉन्ड? हाँ हाँ हाँ, उससे अलग है मेटालिक। सर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डायटोम की नहीं ले सकते? डायटोमिक मतलब वो डायटोमिक मोलेक्यूल। अभी मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूँ। डायटॉमिक जब आएगा, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये सब आगे डिस्कस होगा। एक दिन डायटॉमिक ले लिया मैंने, देख रहा हूँ मैं उसका परिणाम, कुछ को आधा समझ में आया, कुछ को आधा नहीं समझ में आया। ग्रेफीन में जस्ट मैंने सिंगल एटम पर 2 एटम, एक दिन क्लास पर एक क्लास पहले मैंने लैटिस और बेसिस बताया कि डायटॉमिक कैसा होगा सिंगल एटम। मैंने 2D लेयर में जस्ट डायटॉमिक लिया, आधे स्टूडेंट्स समझ में नहीं आया, ऐसे ऐसे आने लगा। इसीलिए डायटॉमिक अभी लेने से पहले मैं मोनो एटॉमिक पहले कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर सर। वो इमेजिनेशन में थोड़ा सा एक इशू दिन हो ग्रेफीन, जाता है, इसलिए क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर कि वो इमेजिनेशन में थोड़ा सडनली एट द मोमेंट वो इशू हो गया था सर, कि उसको अचानक से इमेजिन करना मैं कि आप देखो, उसका। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मोनो एटॉमिक में पहले दिखाया, डायटॉमिक में भी दिखाया, और लैटिस और बेसिस दोनों दिखाए। ऐसा नहीं था कि लैटिस और बेसिस, पहले दिन मैंने दोनों क्लास, मतलब अभी जो रिसेंटली सेकंड लेक्चर था, मोनो एटॉमिक लैटिस भी दिखाई, डायटॉमिक भी दिखाया, डायटॉमिक बेसिस लेके भी दिखाया, मोनो एटॉमिक। और उसी को मैंने ग्रेफीन में जब दिखाना चाहा तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, होता है ऐसा, सभी स्टूडेंट सर रहे हैं एक समय पर, ऐसा इसमें नहीं है कि। हाँ जी, यस। सर इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा थर्ड वाले के लिए, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा है सर, वो कैसे डिनोट हो रहा है यहाँ पे बता देंगे थोड़ा सा? पिक्चराइजेशन मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब? सर मतलब कि जो हमने अभी निकाला था ना, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, 8 to 8 आया था फर्स्ट, हाँ, एंड देन सेकंड 6th एंड थर्ड इज 12th, मतलब 12th नियरेस्ट नेबर जो है सर, वो 12 वाला समझ में नहीं आ रहा। अगर हम रेफरेंस एटम सेंटर में बॉडी सेंटर को लेते हैं सर, फर्स्ट वाला तो समझ में आ रहा है, मतलब वो कॉर्नर्स पे आ गए 8, एंड 6th समझ में आ रहा है, वो सेकंड वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे आ गए जो ब्लैक से डिनोट हो रहा है। और सर बाकी जो 12 है सर, वो वाले कैसे? बाकी जो 12 हैं, नेक्स्ट यहाँ इस वाली इमेज में दिख रहा है ना, नियरेस्ट नेबर दिख रहा है ना इसमें। ये सर रेड और ब्लैक डॉट तो डिफाइन कर रहे हैं 8 को, और 6 कर रहे हैं उसको, ब्लैक को। 8 और, हाँ ठीक है। और सर 12 वाले थर्ड नेबर कैसे समझोगे आप? थर्ड नेबर की बात कर रहे हो ना? यस सर, थर्ड नेबर। थर्ड नेबर, यहाँ एक एटम होगा, यस सर, बगल ये साइड में जो साइड वाले यूनिट सेल यूनिट सेल बनेगा, होगा, हाँ। उसका थर्ड नेबर, उसका एक बॉडी सेंटर होगा ना, यहाँ भी होगा ऐसे ही, यस सर, यहाँ भी होगा ऐसे ही, एक यहाँ भी होगा। यस सर, यस सर। एक ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो,
ये टोटल कितने हो गए? 4 थर्ड नेबर हो गए। यस सर 4। हाँ, Yes, रेफरेंस वाले एटम के लिए ही ये 4 नेबर हो गए ना यस सर 4 नेबर हो गए। थर्ड में। यस सर 4 नेबर्स हो गए, चलिए अच्छा। तो इस प्लेन में 4 नेबर्स हो गए, यस सर क्लियर। यस सर अब इसके साइड में एक यूनिट सेल इधर जाएगा, एक यूनिट सेल आगे की तरफ आएगा ना। यस सर उस तरफ भी हमने 4 नेबर ले लेंगे। इसके साइड में भी एक यूनिट सेल इधर वाले में आया हुआ था, इधर जाएगा, इधर भी एक यूनिट सेल आएगा। मतलब यूनिट सेल्स के बगल में यूनिट सेल्स ड्रॉ करते चले जाओगे, तो ऐसे आपको 12 थर्ड नेबर्स मिल जाएंगे। 4 तो मैंने दिखा दिया, 4 और भी इस तरह से जब इन यूनिट सेल्स को बढ़ाते जाओगे ना, ये वाले, तो उसमें और भी फेस बॉडी सेंटर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट 4 को दिखाना इसमें इजी है, और 4 को समझने के लिए आपको आगे पीछे की तरफ प्लेन्स यूनिट सेल्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया इससे? यस सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो 3D ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थोड़ा इस वे में, तो सर हाँ, वो ठीक है। वो यूनिट सेल ड्रॉ करने से होगा। एक्चुअली देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने थर्ड नेबर दिखाया नहीं है। मैं इसको जब थर्ड नेबर की बात आती है तो इसके थर्ड नेबर को मैं सिंपल क्यूबिक के सेकंड नेबर से दिखा देता हूँ। यहाँ सिंपल क्यूबिक का यहाँ सेकंड नेबर है ना, वही थर्ड नेबर है। ठीक है सर। यहाँ मैंने कॉर्नर लेके किया, वहाँ बॉडी सेंटर लेके कर रहे थे, बॉडी सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को? यस, कहाँ फेस सेंटर अभी किया है? फेस सेंटर का टॉपिक नहीं आया अभी, बॉडी सेंटर कॉर्नर का था। सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा एक बार दिखा दीजिए। बीसीसी ही पढ़ा है अभी, एफसीसी नहीं आया फेस सेंटर की भी। यही लास्ट क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमने इसमें बॉडी सेंटर को रेफरेंस लिया है, अगर हम कॉर्नर को लेंगे तो तब भी यही नियरेस्ट मेंबर होंगे। जी हाँ, तब भी वही रहेगा। जो सिंपल क्यूबिक है उसमें कॉर्न, हाँ नोट शेयर हो जाएगा, नोट्स ऐप में चला गया होगा। पिछला 3 क्लासेस का 3 क्लासेस का नोट्स शेयर हुआ है ऑलरेडी, ये भी भेज दूंगा मैं ये कह रहा हूँ कॉर्नर लीजिए या बॉडी सेंटर। एक बार ये बता दीजिए कॉर्नर से कैसे होगा। कॉर्नर से कैसे होगा वो बता दीजिए। मतलब सर जैसे आपने बॉडी सेंटर को रेफरेंस लिया था, अगर कॉर्नर को रेफरेंस लेंगे तब कैसे होगा? कॉर्नर को लीजिए, इसके लिए नियरेस्ट नेबर ये होगा बॉडी सेंटर। यस सर। √3a/2 डिस्टेंस पर ये एटम है, ये नियरेस्ट नेबर है। ये कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। यस सर। 8 यूनिट सेल में एक एक बॉडी डायगोनल जाएगा इससे। 8 यूनिट सेल में जहां पर ये शेयर्ड है कॉर्नर, 8 यूनिट सेल, 8 के एक एक बॉडी सेंटर होंगे ना, नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे भाई। तो ये इसके लिए नियरेस्ट नेबर में ये आ गया फर्स्ट। सेकंड नेबर ये वाला आइटम होगा, सेकंड नेबर। जैसे सिंपल क्यूबिक में सेकंड नेबर देखा था, ये भी आइटम सेकंड नेबर होगा। थर्ड नेबर में ये आइटम हो जाएगा, ये आइटम हो जाएगा थर्ड नेबर में, ये थर्ड नेबर में हो जाएगा। और भी आइटम्स होंगे लेकिन यूनिट सेल के बाहर। डिस्टेंस का ध्यान रखिए, चाहे आप कॉर्नर चूज कीजिए या बॉडी सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप नियरेस्ट नेबर्स, सेकंड नेबर, थर्ड नेबर चूज करते जाए, कैलकुलेट करते जाइए। इस इमेज में कोई प्रॉब्लम है कॉर्नर लेने से? बस ये है कि दूसरे यूनिट से शो करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, तभी आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेकंड नेबर, थर्ड नेबर्स बता सकते हो, फर्स्ट नेबर भी। कॉर्नर लेने से बॉडी सेंटर हो जाएगा नियरेस्ट नेबर, बॉडी सेंटर लेने से कॉर्नर हो जाएगा नियरेस्ट नेबर, यही तो चेंज है। कॉर्नर के लिए बॉडी सेंटर के लिए कॉर्नर। यस सर। आप किसी भी सोर्स से ट्राई कर सकते हो। ओके मृत्युंजय,
किसी भी सोर्स से ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नोट शेयर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं क्लास एंड करता हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।